समीकरण को हम सभी प्रकार से बनाने सीख गए थे। कौन कौन से थे? अनुपात निर्णय विधि, वज्र गुणन विधि, लुप्तीकरण विधि, तुलनात्मक विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। अगला है कि हल होने की शर्तें। हल होने की शर्तें तो देखो, दो चर में अगर एक एक घातीय या एक रैखिक समीकरण देंगे जिसका व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके अनगिनत हल हो गए। कहने का मतलब क्या है देखना, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी प्लस बी 0। अगर ये प्लस 0 नहीं दिया पहले ये क्या समीकरण नहीं बल्कि ये बहुपद होगा। लेकिन हम बात समीकरण का कर रहे हैं तो इसलिए बराबर में मेरा होना चाहिए ये। तो ये एगो है, तो अगर एगो देगा और पूछेगा इसका हल तो एगो का हल क्या हो जाएगा अनंत यानी अनगिनत। लेकिन अगर दो को समीकरण देगा, कहने का मतलब क्या है देखना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और साथ में दे दे डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। अब ई दोनों से पूछे कितने हल होंगे, देखना ए को केवल दिया और इससे पूछेगा कितना हल होगा तो होगा अनंत। लेकिन अगर दो समीकरण देगा और ई दोनों, चूंकि इससे पहले हम पांचों जो प्रकार देखे थे, तुलनात्मक विधि, वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि या फिर अनुपात निर्णय विधि, उसमें हम क्या देखे थे, सबके में दो दो समीकरण दिया हुआ था, देखे थे ना। तो अगर एक समीकरण देगा तो अनंत हल, और अगर दो समीकरण दिया तो इसका हल जो है अलग अलग प्रकार से 3 प्रकार से आएगा, ठीक ना। तो जब दो चर वाले एक रैखिक समीकरण था तो उसका अनंत हल था। लेकिन अब क्या, दो चर वाले ही होगा लेकिन कितने होंगे, तो 2 होगा एक घातीय रैखिक समीकरण। कहने का मतलब क्या है कि अब मेरे पास ए प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और साथ में डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0, ये दोनों दिया हुआ रहेगा और तब पूछेगा कि इसके कितने हल होंगे। तो कुल 3 प्रकार का होगा जिसमें हम लोग देखते हैं। तो देखो पहला शर्त मेरा क्या कहता है, ए बटे डी। अब ए बटे डी, ए मेरा ही क्या होगा, पहला जो दिया हुआ है समीकरण उसका एक्स का गुणांक होगा, बी मेरा होगा पहले समीकरण के वाई का गुणांक, डी होगा दूसरे समीकरण के एक्स का गुणांक, ई होगा दूसरे समीकरण के वाई का गुणांक, और सी मेरा पहले समीकरण का अचर पद और एफ होगा दूसरे समीकरण का अचर पद। क्लियर। अब देखो पहला क्या कह रहा है कि यदि ए बाई डी और बराबर नहीं हो बी बाई, बराबर नहीं हो बी बाई, उसके बाद मेरा ई सी बाई एफ इससे बराबर हो या ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। पहला में कह रहा है कि ए बाई डी बराबर नहीं होगा बी बाई, तो यहीं रुक जाएंगे। उसके बाद अगर ऐसा हो गया कि ए बाई डी और बी बाई की और दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ तो इसका केवल और केवल एक हल होगा। और अगर पूछेगा कि ये जो है समीकरण किस युग्म का है तो हम उसे कह सकते हैं ओ विरोधी या ओ द्वितीय। ओ द्वितीय का मतलब क्या है, जिसका केवल एक हल होता है हम उसे ओ द्वितीय भी बोलते हैं, यानी दूसरा कोई नहीं, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। और हम जानते हैं कि किसी का आगे ओ लगा हो रहा था उसका मतलब नकारात्मक अर्थ देता है, यानी नहीं, यानी दूसरा नहीं। तो केवल एक हल होगा तो दूसरा नहीं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ओ द्वितीय भी, और साथ में ये संगत भी कहलाएगा। अगला है कि यदि ए बाई डी की है बराबर और बी बाई ई की है तो दोनों आपस में बराबर हुआ, तो फिर आगे देखेंगे सी बाई एफ, अगर तीनों बराबर हो गया तो इसका मतलब अनगिनत हल होगा, इसका मतलब अनगिनत। और अगर पूछेगा कि इसका जो समीकरण है किस युग्म का है तो आश्रित होगा या संगत। यहाँ एक चीज ध्यान देना कि ओ विरोधी या ओ द्वितीय हो या आश्रित हो, हम दोनों को संगत भी कहते हैं, यानी दोनों को संगत भी कहते हैं। अगला है ए बाई डी बराबर होगा बी बाई लेकिन बराबर नहीं होगा सी बाई एफ, बराबर नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। वास्तविक हल समझाए थे इससे पहले वाला में कि जिसका वास्तविक हल नहीं निकलता उसका हम विवेचक के फॉर्मूला से निकालते हैं, तो उसका कोई भी हल नहीं होगा, तो इसे हम कहेंगे विरोधी या असंगत। तो यहाँ देखो एक चीज पहले क्लियर कर लेना कि जिसका पहले वाला दोनों बराबर हो, क्लियर करना हो, जिसका पहले वाला दोनों बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो उसे विरोधी कहेंगे, उसे। और जिसका पहले वाला ही बराबर जब नहीं है तो हम आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तो पहले वाला जब बराबर नहीं तो उसे ओ विरोधी कहेंगे। यानी पहले बराबर नहीं है तो उसके आगे नहीं लगाएंगे तो ओ विरोधी, जिसका पहला बराबर है दूसरा बराबर नहीं है तो उसके आगे ओ नहीं लगाएंगे तो कहला जाएगा विरोधी। क्लियर ना। लेकिन जब संगत में पूछेगा तब जिसमें ओ नहीं है उल्टा संगत वाला में उसमें ओ रहेगा और जिसमें ओ है उसके संगत वाला में ओ नहीं रहेगा। क्लियर हुए हो।
ये दो से, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, एक का वो विरोधी दूसरा विरोधी, तो जिसका पहला ना है बराबर वो विरोधी कर देंगे। अब वो विरोधी वो आ गया तो संगत वाला में वो नहीं आएगा तो संगत हो जाएगा। इसमें पहला बराबर हो गया लेकिन तीसरा बराबर नहीं हुआ है तब विरोधी, तो वो ना है, इसका मतलब संगत में वो आएगा तो वो संगत हो जाएगा। अब जिसका सबके सब बराबर हो जाए तो उसे हम अनगिनत कह देंगे, अनगिनत कह देंगे और साथ में क्या कह देंगे, आश्रित। यानी कि सबके सब बराबर हो गया तो खुद पे आश्रित है, किसी और पे आश्रित नहीं है, तो इसीलिए हम इसे क्या कह देंगे, आश्रित। और साथ में इसको हम संगत भी कहेंगे। अगर क्वेश्चन में संगत पूछता है तो विरोधी और आश्रित दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना। विरोधी पूछेगा तो केवल ये और वो विरोधी पूछेगा तो ये। यानी कि जिसका पहला, देखो सिंपल सी बात है, पहले वाला देखेंगे बराबर नहीं हुआ वहीं रुक जाएंगे, रुक गए तो केवल एक हल होगा, बराबर नहीं तो केवल एक हल, वो विरोधी हो द्वितीय या संगत। अब आगे बढ़े, पहला तो बराबर हो गया लेकिन तीसरा बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, और इसे हम जब भी वो विरोधी था तो इसे विरोधी कहेंगे और वो संगत। अब जिसका एक भी जगह रुकने का काम नहीं, सब बराबर हो गया तो इसे हम अनगिनत या आश्रित या संगत कहेंगे। अब देखो इसको हम देखते हैं इस एग्जाम्पल के तहत, यहाँ पे अब ध्यान देना, ये मेरा क्या है एग्जाम्पल यहाँ पे। तो देखो हम पहले ही बताए थे कि पहला समीकरण जो होगा उसका जो होगा x का गुणांक इसे हम a कहेंगे और y वाले का b और अचर पद का c। लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान देना कि मेरा अचर पद जो है बराबर के इस तरफ यानी LHS में होना चाहिए ना कि RHS में, LHS में होना चाहिए ना कि RHS में, क्लियर ना। या फिर अगर RHS में है तो सबके सब RHS में होना चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है, LHS में भी होगा तो सब होगा और RHS में भी होगा तो सब। लेकिन अगर पहला समीकरण का सब LHS में है तो दूसरा का भी सब LHS में होना चाहिए, पहला का सब RHS में है तो दूसरा का सब RHS में होना चाहिए, क्लियर। और बड़ा अगर LHS में सब है तो RHS में 0 और अगर RHS में सब है तो LHS में 0, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ही मेरा ये D हो जाएगा, ये E होगा और ये F। अब देखो हम पहले फॉर्म के अनुसार देखते हैं, मेरा A कितना है 2, हम पहला समीकरण के अनुसार देख रहे हैं, ध्यान देना। और मेरा ये बटे डी है ना, ए बटे डी, डी कितना है 3। सबको देखने आता है ना, समझ में आता है ना कि ये डी क्या होता है। अब देखना फिर हम बराबर होगा या नहीं अभी तो हम फैसला नहीं कर सकते। अब देखना बी कितना है मेरा -3, क्योंकि इसमें माइनस भी लेते हैं ना, तो बी मेरा है -3 बटा और ई कितना है 1, कुछ ना है तो देखना यहाँ पे, तो A2 था D3 था, क्लियर। अब B मेरा माइनस है तो -3 और E मेरा कितना है 1, क्या 2/3 इक्वल टू हो सकता है -3/1, बराबर नहीं होगा, होगा पहले जब नहीं हो गया तो आगे बढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं। तो किसको फॉलो कर रहा है, इसको ना, A/D नॉट इक्वल टू B/E। तो पूछेगा इसका कितना हल होगा तो बना के देखने कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख देंगे, इसका मतलब ही तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल। और पूछ दिया ये कि ये जो समीकरण है किस युग्म का है, यानी इसके युग्म का नाम लिखें, तो हम कुछ भी वो विरोधी बोल देंगे, वो द्वितीय बोल देंगे या संगत। लेकिन अब तो ऑप्शन वाला आता है तो ऑप्शन में जो रहेगा हम वो टिक करेंगे, क्लियर। आगे समीकरण एक क्लियर हुआ। अब 2 वाला देखते हैं, 2 के अनुसार देखो, ये मेरा ए होगा, बी और ये सी, ये डी ई और ये, तो पहला A/D होता है तो ए मेरा कितना है, कुछ ना है तो 1 है बटा डी में कितना है, डी में कितना है 3। अब बराबर अभी तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि बराबर हो भी सकता है बराबर नहीं भी, या अगर हम दे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, काट देंगे। चलो अब देखना बी में कितना है 2, अब बटे ई होता है तो ई में कितना है 6। और बाद पहले यहाँ तक देख लेते हैं, बराबर होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो देखना 2 को हम कर सकते हैं 2, यहाँ 2 कट सकता है तो कितना 1/3, इसका मतलब बराबर है ना, तो बराबर है तो आगे बढ़ेंगे, फिर देंगे बराबर, तो सी मेरा कितना है 3 और डी कितना है F 9। तो क्या ये भी कटेगा मेरा, 3 इकाई 3 और 3 तिया 9। अगर हम इसको देखें तो देखो ये कितना लिखा हुआ है 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/, क्या
ये जो है मेरा ए बाई डी इक्वल टू बी वाई इक्वल टू सी वाई, इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये है, तो इसका कितना हल होगा, बनाने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहीं से पता कर लेंगे। और पूछेगा इसका युग्म क्या है, तो क्या होगा, आश्रित या संगत। अगला फिर अगर हम देखते हैं तो ये 3 के अनुसार से, तो मेरा ये देखो क्या होगा, ये मेरा ए हो जाएगा, ये ए होगा, बी होगा और सी, डी ई और एफ। तो पहला ए बाई डी, तो यहाँ ए का कितना है 2 बटा डी कितना है 6 इक्वल टू देते हैं। फिर ये बी कितना है -3 और ई कितना है -9। अब देखना पहले ये इक्वल है या नहीं देखते हैं। तो देखो सबसे पहले 2 1 जा 2, मतलब 2 1 आई 2 और 3 दूना 6, क्लियर। यहाँ पहले माइनस माइनस खत्म कर देते हैं, 3 1 आई 3 और 3 तिया, अभी तक तो लग रहा है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो सी बाय एफ, तो सी कितना है 2 और एफ मेरा 5। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखना हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी 1/3 इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 2/5, चूंकि 2/5 तो इस सबके बराबर नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है ए बाई डी इक्वल टू बी वाई नॉट इक्वल टू सी वाई अपना, यानी इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है। तो इसका कितना हल होगा, एक भी हल नहीं होगा। और ये कैसा होगा, तो विरोधी होगा या असंगत। तो क्लियर समझ में आया कि इस चार्ट का मतलब क्या है। इस तरह का समीकरण देके अगर पूछेगा तो ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा ना। तो बताओ अगर एक हल होगा तो उसका क्या होगा, ये उसका शर्त क्या होगा, एक हल होगा, इसका मतलब ए बाई डी नॉट इक्वल टू बी बाई ई, ए बाई डी नॉट इक्वल टू बी बाई ई। अगर जो अनंत हल होगा इसका मतलब ए बाई डी इक्वल टू बी बाई ई इक्वल टू सी बाई एफ, यानी तीनों का तीनों बराबर होगा, तीनों का तीनों। और अगर पूछे कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब ए बाई डी इक्वल टू बी बाई ई नॉट इक्वल टू सी बाई। अब देखना अगर इस तरह से ये लिख देगा, बता समीकरण ना देकर के डायरेक्ट यही लिखेगा ए बाई डी इक्वल टू बी वाई इक्वल टू सी वाई, पूछेगा किस युग्म का है, तो क्या कह देंगे, आश्रित या संगत। यानी या ये कह दे कि आश्रित या संगत वाले बहुपद का एक समीकरण का उदाहरण दे, तो हम क्या उदाहरण दे सकते हैं, ए बाई डी बी वाई सी वाई एफ, इस तरह से है। देखना तो यहाँ पर चलो यहाँ पे देखना, मान लिया जाए दे दें कि आश्रित युग्म का एक समीकरण लिखें या उसका एक उदाहरण दे, तो हम किस तरह से लिखेंगे। तो मेरा पहले जानते हैं हम ए बाई डी इक्वल टू बी वाई इक्वल टू सी वाई एफ होता है, ये हम जानते हैं ना। अब देखना इसका अर्थ है कि हम वैसे संख्या लेंगे जो सबके सब आपस में क्या हो जाए। मान लो हम ए 1 लेते हैं और डी 3 लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तहत, ठीक ना। तो मेरा एक्स वाई और यहाँ जो सी होगा उसके बाद 0, फिर एक्स वाई यहाँ कुछ होगा 0, ठीक ना, ये होता है। चलो अब देखना हम ए 1 लिए तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ डी लेकिन 3 लिए, इसमें कितना लिए, तो ये 1 लिए हैं। तो मान लेते हैं ऐसा, हम यहाँ पे 1 लिए तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये भी 1 ले सकते हैं और ये भी 1, ये भी 3 कर सकते हैं और ये भी 3। तो देखना यहाँ पर इस ए 1 है और डी 3 है, 1/3 आ गया। बी भी 1 है और डी 3, 1/3। सी भी 1 और एफ भी 3, ये हो गया। या अगर इस तरह से भी ले सकते हैं, या दूसरा अगर हम, चूंकि लेने के लिए बोल रहा है तो कोई भी हम ले सकते हैं, लेकिन वहां लेने के लिए नहीं बोलेगा, बल्कि उसका क्या एग्जाम्पल में देगा और एग्जाम्पल से चुनना है। तो देखो क्या करेंगे, यानी सिंपल सी बात है, उसका गुणज लेंगे, जब भी लेंगे तो उसका गुणज। हम जो समझाना चाह रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि हम जब भी लेंगे उसका क्या लेंगे, गुणज लेंगे। जैसे देख सकते हो, या मान लो अब हम यहाँ 2 ले लिए, तो यहाँ 1 लिए थे एक्स ना, तो 1 गुना 2 से गुना किए, तो यहाँ भी 3 दूना 6 कर देंगे, ठीक ना। अब सोच लो यहाँ पर हम 12 लिए, कितना लिए हैं, तो 1 को कितना 12 आया है, इसका मतलब 12 गुना हो गया है, तो यहाँ भी कर देंगे 12 तिया 36, तब मेरा ही सही होगा, तब होगा आश्रित का एग्जाम्पल होगा। आप कैसे देख सकते हो, हम इसको लिखेंगे किस तरह, ए बाई डी यानी 1/3, बी बाई यानी 2/6, सी बाई एफ यानी 12/36। अब देख सकते हो
ये मेरा क्या कटेगा, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, मतलब 2 1 आई 2, 3 दूना 6, और ये मेरा 12 कटेगा, 12 1 आई 12 और 12 तिया 36, तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3, क्या तीनों आया बराबर। तो कैसे एग्जाम्पल लेंगे इस पैटर्न को समझना, ये जितना लेंगे और ये वाला दोनों पहले तय करना है, एक्स वाला तय कर लिए है ना, तो ऐसा करेंगे कि इसको गुना करके लेते चलेंगे आराम से, 1 लिए हैं 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, इस तरह से। तो अब 1 से 2 आया, मतलब जोड़ में नहीं गुना के रूप में सोचना है, जोड़ नहीं बल्कि गुना के रूप में। तो 1 को कितना से गुना करेंगे कि 2 आएगा, 2 से, तो यहाँ 3 लिए हैं, 4 लिए, 5 लिए, जो भी लिए, मान लो हम 7 लिए, तो फिर ई जब 2 से गुना किए तो ये भी कितना से गुना करेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब 2 से काटेंगे तो ऊपर वाला भी 2 से कटेगा तो वही आएगा, और नीचे वाला भी कटेगा। यहाँ देख सकते हो 2 से काटे तो 1 और 2 से काटे 3, समझ में आ रहा ना। तो अगर इसको 2 गुना करके लेंगे तो इसको भी 2 गुना करके लेंगे, इसको 5 गुना करके लेंगे तो इसको 5 गुना करके लेंगे। ये किसके लिए, अनगिनत के लिए। क्लियर हुए हो। अब मान लिया जाए मेरा दिया हुआ है विरोधी का एक समीकरण लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे। देखो विरोधी का सिंपल सी बात है कि a/d बराबर नहीं होना चाहिए b/, इसमें मनमर्जी है कुछ भी ले लो, लेकिन थोड़ा सोच के देखो। मेरा समीकरण जो होगा पहले क्या होगा, x प्लस वाई प्लस कुछ भी ले लो बराबर 0, x प्लस वाई प्लस कुछ भी ले लो बराबर 0। अब देखो पहला बात क्या कह रहा है कि a/d, चलो हम मान लो a ले लिए 5 और d ले लिए 7, देखना यहाँ पर a 5 और d 7, ठीक ना। अब वैसा संख्या लेंगे जो b/e तो हो लेकिन बराबर इसके नहीं हो, तो ऐसा करते हैं हम इसको कुछ भी ले लेते हैं, मान लिया जाए 6 ले लिए, सपोज दैट 6 ले लिए। अब इसको वैसी संख्या लेंगे जो कि काटने के बाद भी क्या है बोलना है, कहने का मतलब क्या, 6 को कभी काटेंगे 5 आएगा नहीं ना। तो इसी तरह हम कुछ भी मान लीजिए 7 ही लेनी है, तो देखना यहाँ पर क्या होगा, बाकी इसमें कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, चूंकि जब ई दोनों बराबर नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो देखना यहाँ पर ई मेरा कितना है 5/7 और ये मेरा 6/7। तो देखो यहाँ अब कहोगे नीचे तो 7 बराबर आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर हुआ है बराबर, और जब पूरे बराबर नहीं थी बराबर नहीं हो। तो समझ में ये चीज आया है कैसे। अब नीचे वाला का बात किया जाए तो देखो इसमें फिर हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हम a और d जे लेंगे, उसी का गुणज b और e लेंगे, लेकिन c और f हम उसके गुणज नहीं लेंगे, c और f उसके गुणज नहीं लेंगे। कहने का मतलब क्या है, मेरा समीकरण होगा x प्लस वाई प्लस 0, x प्लस वाई प्लस 0, इस तरह से होगा। तो देखना मान लेते हैं हम x में लेते हैं 7 और y में लेते हैं 3, तो इसका गुणज लेंगे तो 7 दूना 14 कर सकते, जब 2 से गुना किए तो ये भी 6। अब ये वाला हम अपना मनमर्जी से हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ, लेकिन ऐसा लेंगे जो काटने के बाद ध्यान देना कि नहीं आए। जैसे मान लीजिए हम इसको काटते हैं 2 से कटेगा ना, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तो नीचे आ गया लेकिन ऊपर 7 नहीं ना पाया, तो ये मेरा क्या होगा, ये चलेगा। जैसे अब देखो इसको दिखाते हैं 7/3 बराबर होगा 14/6 और बराबर होगा 6/9। अब देखना इसको अगर हम काटते हैं तो 7 दूनी यानी 2 7 14 और 2 तिया, लेकिन इसको अगर काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिया, यानी कि मेरा क्या हो गया 7/3 इक्वल टू 7/3 और नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि 3 तो आ गया नीचे लेकिन ऊपर तो नहीं ना पाया 7। समझ में आया। चलो देखना 1 नंबर पहले, 1 नंबर में क्या दिया हुआ है 3x प्लस माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद कह रहा है कुछ संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें या भरे। तो दिया हुआ है 1 नंबर में कि जब x बराबर 1 तो y बराबर क्या, यानी कहने का मतलब क्या है, x का मान 1 दिया हुआ है और y का मान पूछ रहा, तो हम क्या करेंगे x का मान समीकरण में पुट कर देंगे, यानी समीकरण में रख देंगे और अपने आप y का मान निकल जाएगा। जैसे देख सकते हो 3 गुना x का मान 1 दिया है माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 इकाई 3 प्लस 1 अब माइनस वाला को उधर भेज देंगे तो प्लस 2y हो जाएगा, हो गया ना। यानी हम फिर लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 1 4 और उपयोग बीच गुना है तो इधर आएगा तो भाग,
बराबर 2। तो y का मान मेरा कितना निकल गया 2। तो पूछ रहा था ये y का मान, तो y का मान कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा 2 हो जाएगा। पहला क्लियर। 2 नंबर, फिर 1 का 2 नंबर जो है वो अपना बना लेना अपने से। चलो अब 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा सही और गलत बताने के लिए। 2 नंबर में क्या है मेरा, सही और गलत बताने के लिए। तो देखना पहला दिया हुआ है समीकरण 5x - 2y = 7 का एक हल ये और ये है। तो देखो इसमें x और y का मान रख देना और देखना LHS और RHS दोनों बराबर आ गया तो ये सही दिया हुआ है, अन्यथा गलत। अब LHS और RHS में क्या करना है, दोनों को बराबर कर देना है। या तो दोनों में 0 ला देंगे या दोनों में जो दिया हुआ, जिसे कि देखो एग्जाम्पल दिया हुआ मेरा कितना है 5x - 2y = 7 और दिया हुआ है x = 3 और y = 4। तो देखो हम इसको इस तरह से बनाएंगे 5 × x का मान रख देंगे 3 - 2 × y का मान 4 = 7। अब 5 तिया 15 - 4 दूनी 8 = 7। 15 में 8 घटेगा 7/7। ये हो गया LHS RHS बराबर। या तुम चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो 5 × 3 - 2 × 4 और ये RHS को उठा करके LHS के तरफ कर दो और बराबर के उस तरफ 0 कर दो। 5 तिया 15 - 8 - 7 = 0। 15 में 8 15 और हम जानते हैं जब एक से अधिक बार माइनस दिया हुआ रहता है तो काम करते हैं प्लस का, लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का। तो 8 7 और दोनों में माइनस है तो माइनस ही बराबर 0। तो 15 में 15 घट गया 0, 0 बराबर 0। तो यानी हमको केवल LHS और RHS बराबर करना रहता है। अब 0 के रूप में बराबर करो या जो दिया हुआ है उसके रूप में बराबर आ गया, इसका मतलब ये इसका हल होगा। तो यानी ये दिया हुआ जो है क्या समीकरण सत्य है। अब देखना 2 नंबर में दिया हुआ प्रत्येक समीकरण युग्म ax + by + c = 0। कहने का मतलब क्या है, 2 नंबर में दिया हुआ प्रत्येक समीकरण का जो होगा ax + by + c = 0 और साथ में क्या है dx + ey + f = 0 का एक हल होता है। तो क्या अभी प्रत्येक समीकरण दिया हुआ केवल समीकरण का रहा, तो इससे पहले हम एक चार्ट बताए थे उसमें क्या कुल 3 प्रकार का हल हमको मिल रहा था। या तो एक हल होगा या अनगिनत होगा हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो क्या इसका केवल और केवल एक ही हल होगा, नहीं, तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना। इसका मतलब ये जो दिया हुआ ये वो सत्य दिया हुआ, क्या दिया हुआ वो सत्य। चलो 3 नंबर तक क्लियर। 2 नंबर, अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है मेरा ओ विरोधी समीकरण a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 का केवल एक हल होता है। तो देखो इस समीकरण दे या ना दे, ओ विरोधी बोल दिया ना, तो बात करो ओ विरोधी का कितना हल होता था, केवल एक। ओ विरोधी जिसको संगत या ओ द्वितीय बोले थे तो उसका केवल एक हल। तो समीकरण नहीं भी देता और डायरेक्ट अगर पूछता कि ओ विरोधी के कितने हल होते हैं तो भी हम यही कहते एक हल होता है। अब अगर मान लो इस समीकरण दे दिया और यहाँ ओ विरोधी नहीं देता और पूछता जैसे एग्जाम्पल में देखना ओ विरोधी हम काट देते तो क्या लिखा हुआ रहेगा समीकरण युग्म a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 का केवल एक हल होता है। तो ये मेरा गलत हो जाता है क्योंकि वो विरोधी नहीं दिया था। और अगर वो विरोधी नहीं तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन इसके आगे वो विरोधी दे दिया है तो वो विरोधी का केवल और केवल एक हल होता है। तो यानी ये सत्य है। क्लियर होना। 2 और 3 में अंतर समझ में आया। 2 नंबर में कुछ नहीं दिया था, डायरेक्ट समीकरण दिया और एक हल पूछा, इसका मतलब ये सत्य है क्योंकि तीनों में कुछ हो सकता है। 2 में भी एक हल पूछा लेकिन उसके लिए जो कंडीशन था कि युग्म वो विरोधी होना चाहिए वो बोल दिया वो विरोधी, तो इसका मतलब ये सत्य होगा। 4 नंबर फिर कह रहा 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपात समीकरण 4x + py = -8 और 2x + 2y = -2 का अद्वितीय हल होगा। 4 के अतिरिक्त कर रहा है, इसका मतलब 4 को अगर हम छोड़ करके कुछ भी लेंगे तो उसका अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा इसका मतलब अद्वितीय हल होगा इसका मतलब केवल और केवल एक हल होगा। यहाँ एक चीज ध्यान देना, हम ये युग्म में अद्वितीय लिखे थे उसको हल में भी लिख लेना, ठीक ना। जहां लिखा हुआ था केवल और केवल एक हल उसमें अद्वितीय भी कर देना, ठीक है। अब देखो अद्वितीय कहने का मतलब क्या, केवल और केवल एक हल, क्योंकि अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं होगा, इसका मतलब एक ही हल होगा। देखना हम 1 नंबर में यहाँ पे लिखे थे a/d ≠ b/e, इसमें लिखे थे
एक और केवल एक हल। इसी में फिर लिख देना ओ द्वितीय, यानी ओ द्वितीय भी हल इसी को हम बोलते हैं। और यहाँ फिर हम दिए हुए थे ओ विरोधी, ओ द्वितीय या संगत, तो यहाँ पर भी ओ विरोधी कर देना। ठीक, समझ में आया? अब कहाँ की लिखना है? चलो 4 नंबर में मेरा समीकरण क्या दिया हुआ है? 2 का 4 4x प्लस पी वाई इक्वल टू -8। दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस 2y इक्वल टू -2। क्लियर? तो सबसे पहले इस समीकरण को हम क्या करेंगे, LHS या RHS में पूरी तरह से कर लेंगे। तो हो जाएगा 4x प्लस पी वाई प्लस 8, क्योंकि माइनस इधर आएगा प्लस प्लस बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। वैसे से जब दोनों LHS या RHS में है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था, लेकिन फिर भी ठीक ना, चूंकि अभी स्टार्ट है इसलिए। तो देखो यहाँ हम जानते हैं फॉर्मूला जो भी मेरा होता है a/d by/c/f के रूप में। अब यहाँ बराबर होगा या बराबर नहीं होगा वो तो इससे पता चलेगा। तो देखो 4/2 p/2 8/2 ये है। तो अगर हम यहाँ पे मान लो बराबर देते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि वो द्वितीय हल होगा, यानी कि पहला वाला बोल रहा है जिसमें कि कंडीशन हम जानते हैं ये होना चाहिए। और द्वितीय के लिए ही कंडीशन है ना, बाकी इससे हमको तुलना ही नहीं, क्योंकि पहले जब बराबर नहीं हुआ तो हमको आगे से तुलना नहीं करना। तो यहाँ क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि P बराबर 4 के छोड़कर जितने भी होंगे उसके लिए क्या, देखो 4 के अतिरिक्त P के सभी मानों के लिए, यानी 4 को छोड़कर बाकी कोई भी मान रख सकते हैं P के जगह पे, के अतिरिक्त युगपात समीकरण 4x प्लस पी वाई इक्वल टू -8 2x प्लस 2y इक्वल टू -2 का अद्वितीय हल होगा। यानी इसके जगह हम 4 को छोड़कर कुछ भी रख देंगे तो अद्वितीय हल होगा। क्या ये सही बोल रहा है गलत? क्योंकि अगर हम यहाँ देखो 4 को रख देते हैं, देखना है पर थोड़ा सा के लिए, तो दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। लेकिन अगर 4 को छोड़कर हम 3 रख दें, 8 रख दें, कुछ भी रख देंगे तो बराबर नहीं हो पाएगा। क्योंकि सपोज दैट 8 ही रखते हैं, अगर ही कटा तो देखो ऊपर 4 लेकिन नीचे तो 1 आ जाएगा। तो और यहाँ अगर हम काटे तो ऊपर 2 और नीचे 1, तो 1 तो आ गया, लेकिन ऊपर फिर बराबर हो पाया है नहीं। तो यानी जब भी होना चाहिए कितना होना चाहिए 4, और 4 को छोड़ देंगे तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब अद्वितीय हल होगा। तो सही कह रहा है ये गलत? सही कह रहा है, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। क्योंकि देखो सही से फिर से समझना, दिया हुआ है 4/2 और p/2 a/d इक्वल टू b/e। लेकिन यहाँ देखना अगर हम इसके जगह p की जगह 4 लेते हैं तो ऊपर 4 नीचे 2 बराबर आ गया ना, तो यानी सही है। लेकिन ये 4 के अतिरिक्त बोल रहा है, तो 4 को छोड़ करके हम कुछ भी ले लें, चाहे हम 3 ले लें, 2 ले लें, -4 ले लें, कुछ भी ले लेंगे, बराबर हो पाएगा नहीं। और नहीं बराबर होगा इसका मतलब क्या अद्वितीय होगा, यानी केवल एक हल। तो ये सही बोल रहा है। क्लियर? चलो फिर आगे देखो 3 नंबर में क्या करा, समीकरण युग्म 3x प्लस ay इक्वल टू 1 और bx माइनस 2y इक्वल टू 3 का हल ये है। तो a और b का मान बताइए। तो क्या करोगे, अपना x और y के जगह मान रख देना और उससे a और b का मान निकाल लेना, निकाल जाएगा ना। चलो आगे फिर 4 नंबर है, x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे। तो देखो एक समीकरण दिया हुआ, ये 2 समीकरण, तो याद करो हम बताए थे कि अगर एक समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उसका कितना हल होगा। एक समीकरण के लिए अनगिनत यानी अनंत, हम इसको अनंत भी बोल सकते हैं। चलो क्लियर? जरूरी नहीं कि यही दे, एक समीकरण में कुछ भी दे दे। जिसे मान लो यहीं पर ही लिखा हुआ रहता 4x प्लस पी वाई इक्वल टू -8, लेकिन ये दूसरा जो दिया है नहीं वाला ई नहीं दिया रहता, सपोज दैट ई नहीं दिया रहता, तो इसका कितना हल हो जाएगा अनगिनत। यही वाला मान लो दे दिया, या ऊपर वाला नहीं दिया, खाली नीचे दे दिया 2x प्लस 2y प्लस 2, तो इसका भी हो जाएगा अनगिनत। क्लियर? यानी एक समीकरण रहा सीधे अनगिनत। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, वह समीकरण युग्म, देखो बोले थे ना वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है, समीकरण कहलाता है। कौन सा समीकरण कहलाता है?
ओ विरोधी, ओ द्वितीय या संगत भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी संगत दो गो का नाम है, आश्रित का भी, इसलिए हम संगत ना बोल के वहाँ वो विरोधी ही बोलेंगे। अगला फिर है वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो, विरोधी या असंगत, विरोधी या असंगत। अगला फिर है 6 नंबर युगपात समीकरण 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7 के कितने हल होंगे? तो अभी जस्ट बताए थे, हम इस फॉर्म में ले आएंगे, उसी से मेरा पता चल जाएगा कितना हल होगा। समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है ना? इस फॉर्म में लाएंगे, अगर ये इस तरह से आ गया जिसका a/d और बराबर नहीं b/e, तो केवल एक हल हम बोलेंगे। अगर e वाला बराबर होगा लेकिन c/f बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे कोई हल नहीं। तीनों बराबर हो गया तो बोलेंगे अनगिनत हल। समझ में आ गया? चलो तो अपना ही निकालना। 7 नंबर में अधियुग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के लिए a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तो इन समीकरणों के कितने हल होंगे? तो देखो यहाँ पर ही a1x दिया हुआ है प्लस b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, और पूछ रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखना यहाँ पर ये मेरा d का रूप है, d है, और ये मेरा a के जगह पे है, ये मेरा जो है e के जगह पे है, और ये मेरा b के जगह। तो हम जहाँ a/b नॉट इक्वल टू d/e लिखते थे वहाँ क्या लिखेंगे? a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। यही तो दिया हुआ। इसका मतलब कितना हल होगा? केवल एक हल, केवल एक हल, या हम इसी को कह सकते हैं वो द्वितीय हल, वो द्वितीय हल। क्लियर? चलो अगला फिर मेरा क्या कह रहा है? बताए कि निम्नलिखित युग्म समीकरण अविरोधी या विरोधी या आश्रित है। तो पता कैसे चलेगा अविरोधी या विरोधी या आश्रित है? इसी फॉर्म के द्वारा। अगर इस रूप में आ गया तो अविरोधी होगा, होगा ना, और अगर जो इस फॉर्म में आ गया तो विरोधी हो जाएगा, और अगर a/b इक्वल टू a/d, सॉरी यहाँ d होगा, इक्वल टू b/e = c/f है तो आश्रित होगा। क्लियर? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत भी है? अब 9 नंबर का रहा है 9 का 1 में x + 2y = 8 और 4y - 3x = 11। तो हम इसको सही कर लेंगे, तो x वाले को आगे लेके चलाएंगे, -3x को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल ये और ये आया, क्या उसका उत्तर सही है? सो कारण लिखिए। तो हम x और y के जगह इसका मान रख देंगे। अगर LHS और RHS बराबर आ गया तो हम लिखेंगे कि विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए आंसर क्या है? सही है, चूंकि x और y का मान पुट करने पर LHS और RHS आपस में बराबर हो रहे हैं, चूंकि सो कारण पूछ रहा है। और अगर नहीं आया तो लिखेंगे विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त उत्तर क्या है? वो सत्य है, क्योंकि x और y का मान रखने पे LHS और RHS का मान समान नहीं आ रहा है। क्लियर हो? 10 नंबर में 2 चर में समीकरण 3x - 2y = 9 को संतुष्ट करने वाले मान युग्म भुज या कोटि। समीकरण दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की भुज या कोटि का मान भरना है। देखो x पहला में देखो तो x = 3 दिया हुआ है ना, और y खाली छोड़ दिया, तो x का मान रख देना, y जितना आएगा उतना लिख देना। दूसरा में देखो तो फिर x का मान -1 दिया, y खाली छोड़ दिया, तो x के जगह -1 रख देना, y जो आएगा वो हो जाएगा। तीसरा में x का मान खाली छोड़ दिया, y का मान 3 दिया, तो 3 रख देंगे, जो x का मान आएगा वो निकाल लेंगे इस तरह से। फिर 2 में भी वही चीज दिया हुआ है। अब 11 के 1 और 2 में क्या कर रहा है? 11 के 1 में है x + 2y = 9 के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों में हल लिखें। यानी कि जो समीकरण दिया हुआ है उसका प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल लिखना। तो अपने मन से x का मान कुछ मान लेना और y अपने आप निकल जाएगा, फिर x का मान कुछ मान लेना, y अपने आप निकल जाएगा इस तरह से। और 2 नंबर भी मेरा वही कह रहा है, तो इस तरह से 11 तक के बना के आना है।